सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हाज़रीन, पेश है यह अमर गाथा रानी झांसी की, जिसे बुंदेलखंड के हरबोलों ने जी जान से गाया और नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचाया। तो बारात में दूल्हा, चमन में गुल, फूल में खुशबू, जिस्म में रूह, आंख में नूर, दिल में सुरूर, चराग में लो, सीपी में मोती और नाव में लंगर की जो शान होती है, वही शान हिंदुस्तान की शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। रानी के शौर्य का किस्सा जब भी छिड़ता है तो मन में तारीख का एक दौर जिंदा हो जाता है। सुनाने वाले इस तरह सुनाते हैं कि 1842 का साल था, बिठूर का पावन धाम था और गंगा का निर्मल किनारा था कि तभी देखा दूर से दो लोग घोड़े पर सवार चले आते हैं। दोनों बच्चे ही नजर आ रहे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के की उम्र 16 साल, लड़की की तकरीबन 13 साल। लड़का कुछ आगे निकला तो लड़की ने अपने घोड़े को एड़ दी और कहा, देखती हूँ कैसे आगे निकलता है। लड़की आगे निकल गई। लड़के ने पीछा जो करना चाहा तो उसका घोड़ा ठोकर खा गया। लड़का धड़ाम से जमीन पे आ गया। सर उसका लकड़ी के टुकड़े से टकराया, खून निकलने लगा। लड़का चिल्लाया कि मनु, मैं मरा। लड़की ने तुरंत अपना घोड़ा रोका, मोड़ा और उतर कर ढांढस बताते हुए लड़के से कहा, घबराओ मत नाना, चोट गहरी नहीं है, खून बहने से मत डरो, अभी लिए चलती हूँ कोठी पे, मरहम पट्टी हो जाएगी और बस तुम चंगे हो जाओगे। मनु ने एक हाथ से घोड़े की लगाम थामी, दूसरे से खून में तर नाना को बिठाया और फिर खुद उसके पीछे जा बैठी। नाना के खून में तर मनु जब कोठी पर पहुंची तो उसके पिता मोरोपंत दोनों की हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने मनु से पूछा कि अरे मनु, ये चोट कैसे लगी? अरे मुझे बिल्कुल नहीं लगी काका, ये आपके लाडले नाना है ना, इन्हें आई है चोट। अरे मगर लगी कैसे? जरा सी बात थी, घोड़े ने ठोकर खाई, ये संभल नहीं सके, बिथर गए। घोड़ा निकल लिया और ऐसा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा। मोरोपंत ने मनु की इस मस्ती पे ध्यान नहीं दिया, मगर वो इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बिटिया मनु नाना साहब को अपने घोड़े पर बिठाकर अकेले कोठी तक ले आई थी। मोरोपंत ने नाना साहब को मुलायम बिछौने पर लिटा दिया, उसके घाव को अच्छी तरह से धोया, उस पर मरहम पट्टी की, मगर नाना दर्द से बिलख रहा था और उसकी ये हालत मोरोपंत से देखी नहीं जा रही थी। मनु इठलाई और बोली, नाना अब इतनी भी नहीं लग गई है, 56 बाल्टी आंसू बहा दिए, और काका आप भी ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। चोट जरा सी नहीं है मनु, देखो खून कितना बह गया। अरे तो खून तो बह ही गया है, अब आंसू तो ना बहाएं। और काका, आप जो वीर शिवाजी महाराज की गाथाएं सुनाते थे, उनमें क्या लड़ाइयां रेशम की डोर और कपास की पौनियों से हुआ करती थी? मनु, ये बच्चा है। बच्चे? मुझसे बड़ा है, कुश्ती और मलखम करता है। अभिमन्यु क्या इससे बड़ा था? तब की बात और थी मनु। क्यों, अब क्या बदल गया है? सब तो वही है, वही धरती, वही आकाश, वही चंदा, वही सूरज, वही सितारे, अब क्या बदल गया? अब इस देश का भाग्य बदल गया है, अंग्रेजों के भाग्य का उदय हुआ है। ये सब मनगढ़ंत है, डरपोकों का ढकोसला, और मैं डरपोक नहीं हो सकती। और आप ही तो कहते थे, मनु तू ताराबाई बनना, जीजाबाई बनना, दुर्गा बनना, शक्ति बनना, ये बनना, वो बनना, तो ये सब क्यों सिखाते हैं? क्या ये सब डरपोक थी? मोरोपंत समझ गए कि इस लड़की से बहस करना बेकार है, इसका दिमाग इसकी उम्र से बहुत ज्यादा है। मन में मोरोपंत खुश भी हुए, सोचा कि इतनी विलक्षण कन्या के लिए वर भी इसके जोड़ का मिल जाए तो बात बन जाए। कुछ ही वक्त बाद
झांसी के राजा गंगाधर राव से मनु का रिश्ता तय हो गया। बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। मोरोपंत सही समय पर मनु को लेकर झांसी पहुंचे, क्योंकि विवाह की सारी रीतियां रस्में वहीं होना तय हुआ था। राजा गंगाधर राव पूरी ठाट बाट के साथ मंदिर आए थे। मनु ने आज पहली बार अपने दूल्हे राजा को देखा था। अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि लड़कियों के एक समूह ने उसको घेर लिया। 3 लड़कियां कुछ आगे आ गई। मनु बोली, हाँ भाई, क्या, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम आपकी दासियां हैं महारानी। मैं सुंदर, ये मुंदर, ये काशी और ये बाकी सब। मनु बोली, ना ना, दासियां नहीं, तुम लोग मेरी सहेलियां बनोगे। पर हाँ, एक शर्त है, जिसको भी मेरे साथ रहना है उसे घोड़ा चलाना आना चाहिए। तीर, तलवार, छुरी, कटार, बर्छी, ये सब भी चलाना सीखना पड़ेगा। और दोनों हाथों से एक जैसे हथियार चला लो तो मज़ा ही आ जाए। लड़कियां हैरत से टकटकी बांधकर मनु की ये बातें सुन रही थी। मनु उनकी हैरत को समझी और उनकी हैरत को और बढ़ाया। बोली, मुझे यही सब पसंद है, घुड़सवारी करना, मलखम, कुश्ती। कुश्ती? पुरुषों जैसा काम करने और सीखने की बात पर लड़कियों के चेहरे पर लाज की एक लाली छा गई, पर कुछ जोश भी आया। काशी ने ठहरती हुई आवाज में कहा, पर ये सब हमें सिखाएगा कौन? मनु बोली, मैं सिखाऊंगी। बिठूर के मशहूर बाला गुरु सिखाएंगे और आस पास जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं वो सब सिखाएंगे। इन सब बातों की चिंता तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। मनु ने ये बात कुछ इस अदा से कही थी कि लड़कियों ने सच में अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दी और अपनी नई महारानी, जो अब उनकी सहेली बन चुकी थी, उसके स्वागत में तत्पर हो गई। बड़े अच्छे से विवाह की सारी रीतियां संपन्न हुई और शादी के बाद परंपरा अनुसार मनु को मिला उसका नया नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। राजा गंगाधर राव को नाटक देखने का बड़ा शौक था, तो जब शादी के कुछ दिन गुजरे तो एक दिन उन्होंने रानी से भी कहा, आप नाटक देखने चलेंगी? रानी ने फरमाया, हाँ, स्वराज तो आ ही चुका है, अब नाटक देखने के सिवाय काम ही क्या बचा है। राजा को ये व्यंग जरा आखर गया, पर सोचा शादी के बाद तो यही सब होता है, बातें सुननी ही पड़ती हैं। तो उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से कहा कि भाई, आप ये तीर, तलवार, तमंचा, बारूद, गोला, इसके अलावा भी आपको कुछ पसंद है? पसंद है ना, सहेलियों को अपना सा बनाना। राजा साहब को समझ में नहीं आया। पूछने लगे कि ये सहेलियों को पहलवान बनाकर, मुस्टंडा बनाकर क्या हासिल होगा? ये तो अभी खैर मुझे भी नहीं मालूम, पर तन और मन को सबल बना लेना क्या कम महत्व की बात है? उधर अंग्रेज पूरे मुल्क में जुल्म की चक्की चला रहे थे। बिहार और बंगाल उनकी मुट्ठी में थे, पंजाब उनकी बपौती था और मध्य प्रदेश पूरी तरह से उनके कब्जे में था। और इस पूरे मंजरनामे में सिर्फ 2 जगहें ऐसी थीं जो उनकी आंख की किरकिरी थीं, एक लखनऊ की नवाबी और दूसरी झांसी की बड़ी रियासत। हाल झांसी का सुनिए कि यहाँ के राजा गंगाधर राव को हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि अगर वो बे औलाद मरे तो अंग्रेज झांसी का राज अपने राज में मिला लेंगे। राजा गंगाधर राव ने लक्ष्मीबाई से दूसरी शादी औलाद ही की ख्वाहिश में की थी। एक बच्चा पैदा भी हुआ, मगर जन्म के 3 महीने बाद ही चल बसा। अब राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे। जब हालत बहुत बिगड़ी तो उन्होंने आखिरी वक्त में अपने नज़दीकी रिश्तेदार के बेटे को गोद लिया, उसे दामोदर राव नाम दिया और उसे विधिवत अपना उत्तराधिकारी बनाया। और ये सारी जुगत सिर्फ इस उम्मीद में कि अंग्रेज गोद लिए गए इस बेटे को उनका उत्तराधिकारी मान लेंगे और झांसी का राज मिटने से बच जाएगा। कुछ ही दिनों बाद राजा की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद झांसी की सियासत ने जो रुख बदला तो उसने पूरे मुल्क की सियासत को मुतासिर किया। राजा की मौत के बाद कंपनी ने गोद लिए गए उनके बेटे का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया और इस सिलसिले में एक हुक्मनामा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने
भेजा झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मैल्कम के पास। मैल्कम ने यह हुक्मनामा मेजर एलिस को दिया और फरमाया कि रानी के दरबार में जाकर इसे बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। एलिस जब हुक्मनामा लेकर रानी के दरबार में पहुंचा तो तारीख थी 13 मार्च 1854। मेजर एलिस ने जब वो हुक्मनामा अपनी जेब से निकाला तो दरबारियों के कलेजे धक धक कर रहे थे। सांस रोककर झांसी वालों ने वो पूरा फरमान पढ़ा और जब वो फरमान मुकम्मल हुआ तो दरबारी के मुंह से निकला उफ, मोरोपंत के मुंह से निकला हाय और दीवान के मुंह से निकला अनहोनी हुई। कुछ ऐसे भी थे जिनके मुंह से कुछ ना निकल सका, जिन पर एक सन्नाटा खिंच गया और यह सन्नाटा उसी वक्त टूटा जब पर्दे के पीछे से यकबयक बुलंद लहजे में झांसी की रानी के स्वर गूंजे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वो शब्द हैं जो भारत के इतिहास में अमर हैं और झांसी की कलगी पर मणिमुक्ता बनकर दमकते हैं। रानी की खास सहेली मुंदर ने जब एलिस की घोषणा सुनी वो बेहोश हो गई। होश में आते ही बोली, छाती बर जाए अंग्रेजन की, गुटक ले झांसी। रानी ने उसे प्यार से झिड़का, बोली, क्यों री, ये बेहोश होना कहां से सीखा? क्या इसी छोटे से राज के लिए हम लोग जिंदा हैं? मुंदर रोने लगी। रानी ने पुचकारा। कुछ ही समय में ये खबर कि झांसी अब रानी के इख्तियार में नहीं रही सारे शहर में फैल गई। झांसी वालों के दुख का ठिकाना नहीं था। रानी की निजी सेना तो तुरंत हमला कर देना चाहती थी, मगर रानी ने कहलवाया, नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। राज छिन जाने के बाद सबसे पहले जो हुआ वो ये कि रानी को किले से बाहर कर दिया गया और शहर के रानी महल भिजवा दिया गया। उनसे हुकूमत के सभी अधिकार छीन लिए गए। झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। रानी के लिए यह समय बड़ा दुखदाई, बड़ा कष्टमय था, मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनके मन में एक ही भावना, एक ही लगन हर समय रहती जो उन्हें बेचैन रखती, स्वराज की भावना। राजा की मौत के बाद तात्या टोपे और नाना साहब अक्सर झांसी आते और पूरी तफसील से भारत के सियासी हालात रानी को समझाते। रानी बड़ी संजीदगी से सब कुछ समझ रही थी और अपने को और अपनी सेना को किसी खास दिन के लिए तैयार कर रही थी। उन्हें मालूम था कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। रानी महल के ठीक सामने एक लाइब्रेरी थी जो अब तक उन्हीं के इख्तियार में थी और इसके पीछे एक बहुत बड़ा बाग था। रानी रोजाना इस बाग में जाती और जी तोड़ मेहनत करती। निशानेबाजी, गोलंदाजी, नेज़ेबाजी, कुश्ती, मलखंब, ये सब कुछ खुद भी करती और अपने साथ साथ झांसी की बेशुमार औरतों को करवाती। जाने किस आस में? उनके महल में पुरानी लड़ाइयों के नक्शे थे। वो देर तक इन नक्शों का जायजा लेती, मुतालिया करती, बड़े बड़े माहिरीन जंग से मशवरा करती और बाद के दिनों में झांसी के आसपास की सारी पहाड़ियों पर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए देखी जाती। और इसी का नतीजा था कि झांसी के पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी उन्हें हो गई। उनकी पुरानी सेना बर्खास्त की जा चुकी थी, मगर इसके सरदार जो अब तक अपने शौर्य और अपने स्वाभिमान को न भूले थे, उन्होंने रानी से राब्ता किया और रानी ने उन्हें तैयार रहने को कहा। और जब ये सारी तैयारियां पूरी हो गईं तो एक दिन सही मौका देखकर रानी ने दामोदर राव के जनेऊ संस्कार के बहाने सब सरदारों को और सारे विभागों के प्रमुखों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे आगे की मंसूबाबंदी की। उधर अंग्रेज जो जुल्म हिंदुस्तान पर कर रहे थे, उसके खिलाफ अब कई दिलों में कुछ चिंगारियां पैदा हो गई थी, बगावत की चिंगारियां। और कुछ जगहों पर इन चिंगारियों ने शोले का रूप भी दिखाया था। तो 1857 जून में विद्रोही सिपाहियों ने, क्रांतिकारी सिपाहियों ने झांसी के स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया
और कुछ अंग्रेज अफसरों, उनकी औरतों और बच्चों को झोकन बाग ले जाकर मार डाला। इस खूंरेजी के बाद अंग्रेज झांसी से भाग गए, मगर यह तय हो गया कि देर सवेर अंग्रेजों और झांसी वालों में टक्कर होगी। बहरहाल इस वक्त अंग्रेज झांसी से दूर थे और मुल्क के बाकी हिस्सों में विद्रोह को, क्रांति को दबाने की कोशिश में लगे थे। इस सब मौके का फायदा उठाकर पहले राजा गंगाधर राव के दूर के रिश्तेदार सदाशिव राव ने और उसके बाद ओरछा और दतिया की मिलीजुली सेनाओं ने झांसी पर हमला किया। उन्हें उम्मीद थी कि यहां अंग्रेज तो है नहीं, एक औरत राज कर रही है, भला कितनी देर हमारा सामना कर पाएगी। मगर उनकी इस गलतफहमी को लक्ष्मीबाई ने जल्द ही दूर कर दिया। हर बार अपने दुश्मनों को ऐसा हराया कि इसका संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया और अंग्रेज भी ये समझ गए कि झांसी का मोर्चा आसान नहीं रहने वाला। तमाम जद्दोजहद के बावजूद 1857 के अगस्त से मार्च 1858 तक झांसी रानी ही के इख्तियार में रही। किले पर उन्हीं का झंडा लहराता रहा। मार्च 1858 में अंग्रेज कमांडर ह्यूरोज एक बड़ी सेना लेकर झांसी पर हमले के लिए बढ़ा। तो एक तरफ जनरल ह्यूरोज था, जो दुनिया भर में कई फौजी मुहिमों का मुखिया रह चुका था, 56 साल का तजुर्बेकार कमांडर था, और एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, 23 साल की नवयौवना, जिसने अभी अभी अपने पति को खोया था, अपने बच्चे को खोया था, अपने राज को खोया था और अपनों से ही जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी थी, मगर उठ खड़ी हुई थी अपने स्वाभिमान की ललकार पर दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के खिलाफ। रानी इस दिन के लिए हमेशा से तैयार थी। अलग अलग विभाग बनाए गए थे और तजुर्बेकार लोगों को उनका मुखिया बनाया गया था। गोला और बारूद बुर्जों में इकट्ठा कर लिया गया था। फसीलों की छेदों में से बंदूक मारने का काम जिन सैनिकों को दिया गया, उनकी बढ़िया व्यवस्था कर ली गई। और सूचना तंत्र वो तो इतना पुख्ता, इतना मजबूत कर लिया गया कि समाचार इधर से उधर मिनटों में आ जा सके। ऐसा यकीन था कि जनरल ह्यूरोज दक्षिण की तरफ से हमला करेगा, इसलिए सैयर फाटक, सागर खिड़की और ओरछा फाटक का खास इंतजाम किया गया। कुंवर खुदा बख्श सैयर फाटक पर, कुंवर सागर सिंह खंडेराव फाटक पर और पूरन कोरी उन्नाव फाटक पर तैनात किए गए। दीवान दुल्हाजू और पीर अली सागर खिड़की और ओरछा फाटक पे थे। हालांकि इन्हीं दोनों ने बाद में गद्दारी की और झांसी के मिटने की वजह बने। दीवान जवाहर सिंह तजुर्बेकार आदमी थे, इनको झांसी के सब फाटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। किले में सब मिलाकर छोटी बड़ी 51 बड़ी तोपें लगाई गईं, जिनमें घनगरज, भवानी शंकर, छोटी बहन और कड़क बिजली मशहूर थी। दक्षिणी बुर्ज की तोपें मुख्य तोपची गुलाम गौस खां के हाथ में, पूरब और उत्तर की भाऊ बख्शी के और पश्चिम की तोपें रघुनाथ सिंह के काबू में। किले के अंदर राहतगढ़ के जाबाज पठान, चुने हुए बुंदेलखंडी सैनिक और रानी की तैयार की गई स्त्री सेना तैनात की गई। इस तरह सब मिलाकर लगभग 4000 वीर झांसी की हिफाजत में डटे। तारीख थी 23 मार्च 1858। जनरल ह्यूरोज ने अपनी बड़ी सेना के साथ झांसी पर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। ओरछा फाटक और सैयर फाटक पर अंग्रेज दनादन गोले बरसा रहे थे। खुदा बख्श और दुल्हाजू ने जो देखा तो कहा कि इनको आगे आने दो, फिर बताते हैं। और जैसे ही अंग्रेजी फौज तोपों के निशाने में आई, इन दोनों ने कहर बरपा दिया। ऐसी गोलंदाजी की कि अंग्रेज हक्के बक्के हो गए, उनके छक्के छूट गए, वो पीछे की तरफ भागे। अब भाऊ बख्शी ने मोर्चा संभाला और जो तोपें दागी तो सिर्फ अंग्रेज फौज ही नहीं, उनका तोपखाना तक बर्बाद किया।
अंग्रेज जब भाग रहे थे जान बचाकर, तो बारी आई गुलाम गौस खां की, मुख्य तोपची की। उन्होंने जो कड़क बिजली की तान छोड़ी तो अंग्रेज हैरान हो गए, उनके होश उड़ गए और वो ये समझ गए कि झांसी का मोर्चा बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले दिन पूरे दिन झांसी के जियाले अंग्रेजों पर भारी पड़े। अंग्रेज तादाद में ज्यादा थे, बराबर डटे रहे। और शाम को जब कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि गोलाबारी थम जाएगी, क्योंकि उसूल ये था कि शाम होने के बाद गोलाबारी बंद कर दी जाती थी, तब भी अंग्रेजों की तरफ से गोलाबारी बंद नहीं हुई। रानी ने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, सो उन्होंने दोहरी पाली का इंतजाम किया था। दिन का पूरा जिम्मा आदमियों के हवाले था और रात की जिम्मेदारी औरतों के हवाले थी। तो जैसे ही शाम हुई, औरतों ने मोर्चा संभाल लिया। सुंदर ने रघुनाथ सिंह की जगह ली, मुंदर ने दुल्हाजू की, जूही ने जवाहर सिंह की और खुदा बख्श की जगह मोतीबाई ने। और तत्काल फिर से दनादन गोलेबारी शुरू हो गई। जब ह्यूरोज ने यह मंजर अपनी दूरबीन से देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसने पास खड़े जनरल स्टुअर्ट से कहा कि यह मैं क्या देख रहा हूं, औरतें इस तरह से तोप चला रही हैं, गोलाबारी कर रही हैं, जंग के बीच खाना पानी बांट रही हैं। यह रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूं। जनरल स्टुअर्ट को भी यकीन नहीं हुआ। जब उसने देखा तो करीब था कि गश खा के गिर जाता। किसी तरह ह्यूरोज ने उसे संभाला। स्टुअर्ट बोला कि गोले आसमान से बरसते हैं, मगर झांसी वाले टस से मस नहीं होते। ऐसा लगता है कि सब के सब नेपोलियन बन गए हैं। ह्यूरोज बोला कि अगर ये नेपोलियन बन गए हैं तो मैं झांसी को इनका वाटरलू बनाऊंगा। स्टुअर्ट बोला, रानी को जिंदा पकड़ सको तो बात बने। मगर रानी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई दिनों तक अंग्रेजी फौज और झांसी की सेना के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी रही। मगर सबसे ज्यादा परेशान अंग्रेजों को किया था गुलाम गौस खां ने। उसकी तोपों की मार से पार पाना असंभव था। उसके घनघरश तोपखाने का नाम अंग्रेजों ने विस्लिंग मॉन्स्टर रखा था, हल्ला करने वाला शैतान। वीर गुलाम गौस खां बड़ी बहादुरी से लड़ा और लड़ते लड़ते झांसी में ही शहीद हुआ। उसकी कब्र आज भी किले के अंदर मौजूद है। जो भी लोग दूर दराज से किले को देखने आते हैं, उसकी कब्र पर जरूर जाते हैं और उसकी बहादुरी, उसकी वीरता, उसके शौर्य को सलाम करते हैं। एक शाम रानी का पश्चिमी मोर्चा खामोश हो गया। वजह थी दीवार का टूट जाना। दीवार जो टूटी तो जल्दी जल्दी तोपों को किनारे किया गया और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पहाड़ी की तरफ से एक अंग्रेजी दस्ता किले की तरफ लपका। मगर खंडेराव फाटक पर से कुंवर सागर सिंह की मुस्तैद निगाहों से बच न सका। फौरन सागर सिंह ने तोप संभाली, निशाना लगाया, मगर चूक गए। अब सागर सिंह अपने साथियों के पास पहुंचे, ललकारते हुए बोले कि तुम में से जो आमने सामने की लड़ाई की जुर्रत रखता हो, मेरे साथ नीचे उतरे। साथियों ने कहा कि नीचे उतरने की तो इजाजत ही नहीं है, पहले रानी साहब से या दीवान साहब से इजाजत लेनी होगी। सागर सिंह बोला कि जब तक इजाजत लेके आएंगे गोरे किले के अंदर घुस जाएंगे, फिर इजाजत का क्या होगा। फौरन सागर सिंह नीचे उतरा और उसके उतरते ही 100 जवान धड़ाधड़ नीचे उतरे। ये सब के सब जाकर टीलों के पीछे छुप गए और जैसे ही अंग्रेजी दस्ता अंदर आया, इन्होंने गोलियों की बौछार की। अंग्रेजों ने भी जवाब दिया, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। अंग्रेजी दस्ता छिन्न भिन्न हुआ। इकट्ठा होना चाहता था कि कुंवर सागर सिंह और उनके साथी तलवारें लेकर जुट गए और आन की आन में पूरे दस्ते को साफ कर डाला। कुंवर सागर सिंह भी खंडेराव फाटक पर लड़ता हुआ शहीद हो गया। मगर उस दिन उसकी बहादुरी ने झांसी का किला बचा लिया। रानी को जब सागर सिंह के शहीद होने की खबर मिली
तो नम आंखों से उन्होंने फरमाया कि जिस मुल्क में सागर सिंह जैसे वीर जन्म लेते हैं उसे बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। अंग्रेज पूरा जोर लगा रहे थे मगर किले के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। मगर अब सीमित संसाधनों के चलते किले के अंदर से रानी के लिए लड़ाई जारी रखना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने जूही को बुलवाया और तात्या टोपे के पास कालपी भेजा, मदद मंगवाई। 31 मार्च को तात्या टोपे अपनी बड़ी सेना लेकर झांसी आ पहुंचे। जनरल ह्यूरोज तजुर्बेकार था, उसने तात्या की रणनीति को पहले ही भांप लिया और इसी का फायदा उठाते हुए उन्हें हरा दिया। तात्या को हार कर पीछे हटना पड़ा। झांसी वालों की उम्मीद का आखिरी दिया भी अब बुझ गया था। इधर दीवान दुल्हाजू और पीर अली अंग्रेजों के लालच में आ गए, पर लालच में आकर उन्होंने ओरछा फाटक खोल दिया। अंग्रेजी सेना झांसी में अंदर दाखिल हो गई। गोरे शहर में फैलते जा रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मच गया था। रानी की सेना मरती कटती जा रही थी, एक एक करके रानी के सब जियाले शहीद हो रहे थे। रानी और उनके साथियों को अब लग गया कि किले के अंदर से लड़ाई जारी नहीं रखी जा सकती, तो बुजुर्ग नाना भोपटकर की सलाह पर रात के अंधेरे में भांडेरी गेट से बाहर जाने की बात मान ली गई। तारीख थी 4 अप्रैल 1858। रानी ने एक चादर से अपने 8 साल के बेटे दामोदर राव को पीठ पर कसा और मुंदर, सुंदर, जवाहर सिंह, रघुनाथ और पठानों की एक टोली के साथ भांडेरी गेट की तरफ बढ़ी। अंग्रेज वहां पहले ही मौजूद थे। जोरदार टक्कर हुई। रानी उनको चीरती फाड़ती हर हर महादेव का नारा लगाती हुई बाहर निकल गई। पठान दुश्मनों से बुरी तरह लड़े, जो बच गए वो आगे बढ़े। रानी जब भांडेरी गेट से बाहर निकली तो भारतीय इतिहास की एक अमर घटना हुई। झलकारी नाम की एक महिला सिपाही, जो रंग रूप, कद काठी, हाव भाव और खदोखाल में रानी ही की तरह थी, उसने खुद को रानी की तरह तैयार किया, घोड़े की पीठ पर सवार हुई और अंग्रेजों पर टूट पड़ी। आन की आन में कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी आमद से अंग्रेजी फौज में भगदड़ मच गई और घबराए हुए एक अंग्रेज सिपाही ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने फरमाया कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये सुनते ही दुश्मनों की टुकड़ी में खलबली मच गई। वो रानी को जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। झलकारी भी खूब देर तक उनको छकाती रही, जिससे कि भारत की शान रानी लक्ष्मीबाई बहुत दूर सही सलामत निकल जाए। अंग्रेज जब उस बहादुर लड़की को जिंदा पकड़ने में नाकाम रहे, उन्होंने उसे घेर कर मार डाला। वो यही समझ रहे थे कि उन्होंने रानी को मार गिराया है, मगर गद्दार दुल्हाजू ने जब लाश का मुआयना किया तो बताया कि रानी नहीं, झलकारी है। मगर झलकारी तब तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, इतिहास में अमर हो गई। रानी अगली सुबह भांडेर पहुंची, पहुज नदी के किनारे। अभी दम भी न लेने पाई थी कि उनकी टक्कर लेफ्टिनेंट बोकर के घुड़सवार दस्ते से हो गई। जबरदस्त युद्ध हुआ, तलवारें चली, खून के धारे बहे और बोकर ने घोड़े को एड़ लगाई, रानी पर हमला करने को आगे बढ़ा। रानी फुर्ती से पीछे हटी, बिजली की रफ्तार से वार बचाया और पलटकर एक जोरदार हाथ तलवार का जो बोकर के मारा। बोकर सीधा घायल होकर जमीन पे आ गिरा। उसके जमीन पर गिरते ही उसकी फौज भाग खड़ी हुई और भागती हुई फौज ने एक गोली चलाई जो बदकिस्मती से रानी के घोड़े को आ लगी। मगर रानी ने घोड़ा नहीं रोका, उन्होंने कालपी का रुख लिया, चलती आई। रास्ते में उनका वो प्रिय घोड़ा खून बह जाने की वजह से शहीद हो गया। रानी ने नम आंखों से उसे विदाई दी और किसी तरह गांव से दूसरे घोड़े का इंतजाम किया और सफर को दोबारा शुरू किया। रात भर वो चलती रहीं और आधी रात के बाद कालपी पहुंची।
102 किलोमीटर का सफर रानी ने बिना कुछ खाए पिए, बिना रुके, सिर्फ पानी पीकर तय किया। यहां कालपी में रानी नाना साहब के भाई राव साहब और तात्या टोपे से मिली और नई रणनीति तैयार की। इधर अप्रैल के तीसरे हफ्ते में यूरोज भी रानी का पीछा करते हुए कालपी आ पहुंचा था। तो कालपी से पहले कोंच में और फिर कालपी में रानी की सेना से यूरोज की जबरदस्त टक्कर हुई। मुकाबला बराबरी का रहा, मगर रानी ने ज्यादा विचार करने की नीयत से कालपी को छोड़ा और गोपालपुरा में आ गई सबको लेकर, और यहां नई हिकमत अमली तैयार की। सबके साथ बैठी और विस्तार से मंसूबा बंदी की, और यहीं रानी ने एक ऐसा मशवरा दिया जिसने सबको हैरान कर दिया कि अब अंग्रेजों से जमकर लड़ने के लिए हमें एक किले की सख्त जरूरत है। तात्या ने बात का समर्थन तो किया, मगर पूछा कौन सा किला समझ में आता है? रानी बोली ग्वालियर का। ग्वालियर का नाम सुनते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां का किला मध्य भारत में सबसे शानदार और अभेद्य था। वहां की सेना तो रानी से हमदर्दी रखती थी, मगर वहां के महाराज अंग्रेजों के प्रति जरा नर्म थे। आखिरकार रानी का मशवरा मान लिया गया। तात्या टोपे और रानी अगले ही दिन ग्वालियर की तरफ चल निकले। ग्वालियर पहुंचते ही जोरदार युद्ध हुआ, जबरदस्त टक्कर हुई। रानी और तात्या टोपे की तलवारों ने ऐसी आग उगली कि बस ग्वालियर पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर की जीत के बाद राव साहब और उनके खेमे ने बड़ी लापरवाही की। वो जश्न मनाने में ही डूबे रहे। रानी ने कई बार आपत्तियां जताई, तमाम एतराज किए, मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। इधर जनरल यूरोज आखिरी हमले के लिए तैयारी में जुट गया था। वो इस बात से बड़ा बौखलाया हुआ था कि इन लोगों ने कालपी और झांसी हारने के बावजूद ग्वालियर का सपना देखा और उस सपने को पूरा भी कर लिया। वो समझ गया था कि बिना रानी के यह असंभव है। सो उसने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए रानी को मार गिराना है, वरना अंग्रेजी शासन की हिंदुस्तान में खैर नहीं। वो तैयारियों में जुट गया, उसने जान झोंक दी। ब्रिगेडियर स्मिथ और ब्रिगेडियर स्टुअर्ट के साथ 6 जून को वो कालपी से ग्वालियर की तरफ बढ़ा। 16 जून को वो ग्वालियर पहुंच गया था और रास्ते में पेशवा सेना को हराकर उसने मुरार पर कब्जा कर लिया। मुरार की हार की बात जब राव साहब को पता चली, तब उनकी बेहोशी दूर हुई। मुरार की हार की बात जब रानी को पता चली, उन्होंने तुरंत अपने खास आदमियों को बुलाया और कहा, किले पर हमला होने वाला है, तैयार हो जाओ। ये तुम्हारी रानी का आखिरी युद्ध। बस एक बात का ध्यान रहे, अगर मैं मर जाऊं तो किसी भी कीमत पर मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगने पाए। जल्द ही सारी तैयारियां पूरी कर दी। 17 जून 1858 ब्रिगेडियर स्मिथ की क़यादत में अंग्रेजी फौज ने ग्वालियर के किले पर हमला किया। अंग्रेज दनादन गोले बरसा रहे थे और गोलों की इन चादरों के नीचे अंग्रेज सिपाही संगीनी बंदूकें लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो तोपों की मार में आए, झांसी के गोलंदाजों ने कमाल किया। ऐसी ऐसी गोलाबारी की कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। अब अंग्रेज जान बचाकर पीछे भागे। इस मौके पर रानी ने अपने घुड़सवारों को आगे किया। यहीं पर स्मिथ को जरा मौका मिला। उसने जवाब में बड़ी बड़ी 3 टुकड़ियां अपने घुड़सवारों की आगे बढ़ा दी। अब रानी के घुड़सवार कम हो गए और अंग्रेज सवारों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई। रानी ने अपना पल्ला हल्के होते हुए देखा तो खुद दुश्मनों के बीच में जा पहुंची लड़ने के लिए, मगर उससे पहले अपने खेमे के एक एक आदमी के पास जाती और उसका हौसला बढ़ा। सबसे पहले वो पठानों के नेता गुल मोहम्मद के पास पहुंची। उसे पूछा, क्यों पठान,
आज हाथ धीमा क्यों पड़ रहा है? पठान बोला कि हुजूर, इस हाथ की काट अब मुलाहिजा कीजिए। और पठान रेल पेल मचाता हुआ, काटम काट करता हुआ आगे बढ़ा। रानी उनके साथ साथ बढ़ी। पठान ने कहा कि हुजूर, जूही का तोपखाना दुरुस्त कीजिए। रानी तेजी से जूही की तरफ लपकी। जूही अपना तोपखाना जारी किए हुए थी, मगर लाल कुर्ती सवारों को पीछे हटता देख कुछ घबरा गई थी। पूरा रिसाला सैलाब की तरह उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। रानी दहाड़ी, जूही, तोप कम हो रहा है, एक अंगुल नीचा कर। जूही ने अपने साथियों की मदद से वैसा ही किया। रानी फिर चिल्लाई, जूही मार। जूही ने जोरदार धमाका किया। अंग्रेजी फौज का एक दस्ता बिछ गया। रानी घूम घूम कर अपने साथियों का हौसला बढ़ा रही थी। अंग्रेज उस दिन संख्या और शक्ति दोनों में ज्यादा थे, मगर रानी की किसी चाल को मात नहीं दे पा रहे थे। सब कुछ अच्छा था, बस एक गड़बड़ हो गई। रानी का घोड़ा उस दिन के युद्ध में शानदार प्रदर्शन करने के बाद घायल हो गया था। रानी ने ग्वालियर के शाही अस्तबल से नया घोड़ा मंगवाया। मुंदर जब घोड़ा लेकर आई तो रानी उस घोड़े से खुश नहीं थी। उन्हें घोड़ों की विलक्षण पहचान थी। अगर वक्त कम था तो उसी घोड़े से आगे काम चलाया गया। 18 जून 1858 आज जब ब्रिगेडियर स्मिथ ने हमला किया तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का था, एकदम टक्कर का था। दोनों खेमे जोर लगा रहे थे। रानी भी बराबर से लड़ रही थी, मगर एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि बाजी पलट गई। रानी जब लड़ रही थी, उसी वक्त उन्हें खबर मिली कि 2 मोर्चों से अंग्रेज फौज अंदर आ रही है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। तुरंत उस मोर्चे पर जो पहुंची तो सामने से जो मंजर देखा तो हैरान रह गई। अंग्रेजी फौज सैलाब की तरह से किले की तरफ बढ़ती आ रही थी। असल में ह्यूरोज पिछले काफी वक्त से ये कोशिश कर रहा था कि सिंधिया की सेना के वो लोग जो रानी की तरफ मिल गए हैं, उनमें से कुछ लोगों को तोड़ा जा सके। आज वो इसमें कामयाब हो गया। और जैसे ही सिंधिया की सेना के कुछ सरदार उससे मिले, अंग्रेजी फौज को अंदर आने का रास्ता मिल गया। रानी ने जब यह हालत देखी तो समझ गई कि अब इनकी सामने से टक्कर लिए बगैर और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने फौरन अपने साथियों से कहा कि अब हमें उतरकर इस दुश्मनों के महासागर में इन्हें सामने से काटते हुए आगे बढ़ना होगा। और पलक झपकते रानी और उनके सब साथी दुश्मनों के उस हुजूम में उतर गए, सर पर कफन बांधकर आमने सामने की लड़ाई लड़ने की। रानी का दस्ता सवारों का बहुत बहादुरी से लड़ा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में डटा रहा। सब के सब मरते रहे, कटते रहे, मगर आखिर तक पैर नहीं हटाए, रानी पर आंच नहीं आई। इसके बाद बारी आई रानी के खास लाल कुर्ती सवारों की। उन्होंने रानी को अपनी तलवार के साये में रखा। बहादुरी से लड़े, सब के सब मारे गए, मगर अपना नाम इतिहास में लिखवा गए। और रानी, वो तो जैसे अद्भुत तरह से अलग ही रंग में लड़ाई लड़ रही थी। आज ग्वालियर की जंग रानी ने जिस तरह से लड़ी, वो बुंदेली लोकगीतों का मौजू बन गई। एक अंग्रेज सैनिक जो रानी के साथ ग्वालियर की जंग में लड़ा था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैंने ग्वालियर की जंग में आखिरी दिन रानी को लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो घोड़े की पीठ पर सवार, अपने छोटे से बेटे को पीठ में बांधे हुए, घोड़े की लगाम को दांतों में दबाए हुए, दोनों हाथों से तलवार चलाती दुश्मनों को साफ करती आगे बढ़ रही थी। और झांसी वाले कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की जंग ऐसे लड़ रही थी कि मानो रानी नहीं लड़ रही थी। उसके रूप में शक्ति, काली, दुर्गा और भवानी यकजा होकर एक साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। रानी दुश्मनों को साफ करती हुई आगे बढ़ रही थी। सोन रेखा नाला सामने था। रानी को उम्मीद थी कि अगर ये नाला पार हो गया तो जंग का दूसरा दौर मिल जाएगा।
इसी वक्त एक और बात हुई जो रानी के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। तात्या टोपे अपनी सेना लेकर वहां आ गए और अंग्रेजों ने जब तात्या टोपे को देखा तो वो एकदम से घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा कि रानी के बजाय इस वक्त तात्या का मुकाबला करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि तात्या जिस तरह के सेना नायक हैं अकेले ही जंग का रुख बदल सकते हैं। तो अंग्रेजों ने तात्या के आने पर अपनी फौज का बेशतर हिस्सा उनके पीछे लगा दिया और नतीजे में रानी के पीछे कुछ ही सिपाही रह गए। रानी के साथी भी अब कुछ ही बचे थे, लेकिन रानी लगातार आगे बढ़ रही थी। मगर इसी वक्त एक गड़बड़ हो गई। एक गोली चली जो मुंदर के जा लगी। मुंदर जोर से चिल्लाई, भाई साहब मैं मरी। रानी ने रघुनाथ सिंह को इशारा किया और बोली, जाओ मुंदर के शव को संभालो। रानी, गुल मोहम्मद और बाकी लोग अंग्रेजी फौज से मोर्चा ले रहे थे। तभी एक और गोली चली। गोली रानी की जांघ में लगी। खून का फव्वारा छूटा। रानी ने अपने घोड़े को ऐड़ दी, मगर घोड़ा अड़ गया। 1 इंच नहीं हिला, टस से मस नहीं हुआ। रानी ने तमाम कोशिशें करी, मगर सब बेकार। रानी उसे पुचकारने लगी, सहलाने लगी, कुछ समझाने लगी, मगर वो नहीं हिला। दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। तभी 2 अंग्रेजी सवार पीछे से आगे आए। दोनों ने रानी पर वार किया। एक को रानी ने काट दिया, मगर एक अपने वार में कामयाब हो गया। उसने रानी के सर पर वार किया। सर का दायां हिस्सा गहरा कट गया। खून बहने लगा। एक आंख बाहर निकल गई। रानी के सामने अब अंधेरा छा गया था, मगर फिर भी उन्होंने तलवार घुमाई और उस हमलावर को काट दिया। गुल मोहम्मद और बाकी साथी जब तक रानी के नजदीक आए, रानी बेहोश हो चुकी थी, घोड़े की पीठ पर निढाल थी। पास ही बाबा गंगादास की कुटिया थी। रानी के साथी उन्हें लेकर बाबा की कुटिया में पहुंचे। वो बेहोश थी और पूरा बदन लहूलुहान था। बाबा ने रानी को आहिस्ता से कुटिया की जमीन पर लेटा दिया। उनके मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डाली और रानी ने यकबयक अपनी आंखें खोल दी। बुदबुदाते हुए गीता के श्लोक पढ़े और फिर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा गंगादास देर तक रानी का शांत चेहरा, तेजवान चेहरा देखते रहे और फिर अचानक से बोल उठे कि अमर हो गई झांसी की रानी। सुनते ही रानी के सब साथी फूट फूट कर रोने लगे, मगर बाबा ने उन्हें झिड़का, कहा संभालो अपने आप को, अमर है झांसी की रानी, आगे की तैयारी करो। सबने मिलकर आश्रम की कुटिया की घास फूस से रानी के लिए चिता तैयार की और बड़े एहतराम से, बड़े अदब से, बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान से रानी को उस पर लिटा दिया और लरसते हुए हाथों के साथ, बरसती हुई आंखों के साथ रानी का अग्नि संस्कार कर दिया। भारत की वो वीरांगना अनंत में विलीन हो गई। आश्रम की जमीन पर रानी का जो खून बह गया था उसे एहतियात से साफ कर दिया गया, मगर उस खून ने पृथ्वी पर जो इतिहास लिख दिया था वो अमर रहा। रानी अमर हो गई। रानी से जंग लड़ने के बाद उनके सबसे बड़े दुश्मन ह्यूरोज ने अपनी डायरी में लिखा, Although a lady, she was the bravest and best military leader of the rebels. वो एक औरत थी, मगर विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे कुशल सेना नायक। रानी से लड़ने का इनाम ह्यूरोज को ये मिला कि कुछ ही दिनों बाद उसे भारत में ब्रिटिश फौज का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और रानी वो तो जैसे एक प्रेरणा बनकर हमेशा के लिए समा गई हर हिंदुस्तानी के दिल में। पूरी दुनिया के इतिहास में साहस की ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती जब 23 साल की एक लड़की ने
इस तरह से दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत से मोर्चा लिया हो। झांसी, झांसी से भांडेर, भांडेर से कालपी, कालपी से गोपालपुरा, गोपालपुरा से ग्वालियर। वो शेरनी अंग्रेजों पर भारी पड़ती रही और उसने साबित कर दिया कि जब मुल्क की बात आएगी, स्वाभिमान की बात आएगी, हिम्मत की बात आएगी, जुर्रत की बात आएगी, तो भारत की औरतें भारत के आदमियों से किसी भी तरह कम नहीं हैं, बल्कि अगर झांसी की जंग याद की जाए तो उनसे कई कदम आगे ही है। ग्वालियर की जंग झांसी ने जैसी लड़ी वो आज तक याद की जाती है कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। चुप होवे इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक है तू ही, तू खुद अमिट निशानी थी, तेरा स्मारक है तू ही, तू खुद अमिट निशानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।